कुछ इस तरह का होता है बेटा, जर्मेनियम का कार्बन से ज्यादा होता है, याद रखिएगा। कार्बन नीचे है, जर्मेनियम थोड़ा सा ऊपर है। तो ये होता है डेंसिटी का ऑर्डर, यानी कि ऊपर से पहले डेंसिटी घटती है फिर बढ़ती है, ऐसा कर्व होता है। मीन्स एक सिग्नेचर वाला साइन कह लीजिए होता है, एक सिग्नेचर का साइन जो ऐसे आप करते हैं ना, ऐसे सिग्नेचर करते हैं, ऐसा होता है। ये कार्बन है, सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, इधर टिन है और इधर लेड है, कुछ ऐसा साइन बना सकते हैं आप, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो साइज छोटा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और ऊपर से नीचे चलने पे साइज छोटा होता है, साइज बढ़ता जाता है, बॉन्ड एनर्जी घटती जाएगी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये कहानी है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी का जरा सा ट्रेंड देखें अगर हम, तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ओके। लेड का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, हाँ लेड का ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लेड का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो कुछ इस तरह का ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कमोबेश बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। कार्बन का 2.5 होता है, उसके बाद ऑलमोस्ट सबका कांस्टेंट ही रहता है। लेड का थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ना क्यों है? तो बढ़ना इसलिए है कि f ऑर्बिटल्स हैं, शील्डिंग पुअर है, उनकी वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा, ठीक है। और इसीलिए लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है। हालांकि कमोबेश आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जब बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन कर्व अगर थोड़ा सा दिमाग में रख पाए, रिवाइज कर पाए तो बेटर है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 14th ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो +2 भी होता है और +4 भी होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे चलने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। Sn+4 जो होता है, ऑब्वियसली इनर्ट पेयर इफेक्ट जो दिखता है बेटा, वो लास्ट के एलिमेंट में दिखता है हमेशा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड में दिखता है, दिखता लेड में है, स्टेबिलिटी घटती जाती है लेकिन लेड में वो दिखता है, ठीक है। यानी कि लेड में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की बात करें तो लेड में ये इफेक्ट दिखता है। कैसे दिखता है ये? बाकी सारे तो +4 में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे +4 में एग्जिस्ट करते हैं, +2 इनका लीस्ट स्टेबल होता है, जबकि लेड के लिए +2 होता है, लेड के लिए +4 कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे चलने पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से, और इसीलिए लेड के क्लोराइड्स की बात करें या लेड सल्फेट जब बनाता है तो PbSO4 बनाता है। लेड सल्फेट PbSO4 होता है, PbSO4 ट्वाइस नहीं होता है, लेड +4 में एग्जिस्ट नहीं करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात हमने कल की थी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो हमने ये देखा था कि दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट। इस ग्रुप के एलिमेंट दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन से? एक मोनोऑक्साइड, एक डाइऑक्साइड, है कि नहीं। इस ग्रुप के एलिमेंट दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक होता है मोनोऑक्साइड, दूसरा होता है डाइऑक्साइड। कौन? जनरली डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं, जनरली, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ना, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं इसको, जरा इसको लिख लेते हैं। तो मेंबर्स ऑफ 14 ग्रुप फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेंबर्स ऑफ 14 ग्रुप फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। पहला है मोनोऑक्साइड
मोनो ऑक्साइड, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है MO, और दूसरा होता है डाई ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MO2। एक होता है मोनो ऑक्साइड, एक होता है डाई ऑक्साइड। इज इट क्लियर? जरा मोनो ऑक्साइड की पहले बात कर लें, सबसे पहले मोनो ऑक्साइड की बात कर लें जरा। मोनो ऑक्साइड, दो बार ओ नहीं होगा, दो बार ओ नहीं होगा, दो बार ओ गलती से लिख दिए। सबसे पहले मोनो ऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इज न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद SiO बहुत कम एग्जिस्ट करता है, SiO2 एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, करता है, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करता है। लो टेम्परेचर पे सिलिकॉन ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके नीचे आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम GeO, SnO और PbO, ठीक है। तो GeO जो होता है वो एसिडिक होता है। GeO इज एसिडिक, एसिडिक नेचर का होता है। टिन के बारे में, टिन और लेड के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं टिन और लेड के बारे में? बेसन गाल जीभ पर, SnO एंड PbO दोनों क्या होते हैं? बोलिए भाई। एम्फोटेरिक। बिल्कुल, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड एसिडिक होता है, बहुत ही हल्का एसिडिक, ठीक है। टिन और लेड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये तो आपको पता है, ये बात तो जग जाहिर है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानिएगा, न्यूट्रल होता है, ठीक है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस भी होती है, आप कह सकते हैं। क्यों? पता है ना इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाएगा तो आपको मार भी सकता है कि नहीं? फैटल हो सकता है। क्यों फैटल हो सकता है? क्यों फैटल क्यों होगा, पता है कुछ? कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदायक क्यों होता है हमें? सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदायक क्यों होता है? क्यों भाई, बोलिएगा। पता है किसी को? इतना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। मैं उसी पे लिख रहा हूँ क्या? उसी पे लिखने लगा, चलिए ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बेटा फैटल होता है। क्यों होता है? क्या होता है? क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं पता है? ये तो बड़ा ही जनरल सी बात है, ये तो पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। चलिए बताता हूँ। हीमोग्लोबिन के बारे में आइडिया है आपको? बोलिएगा भाई, जवाब दिया कीजिए भाई आप लोग। हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ आइडिया? यस सर। क्या करता है हीमोग्लोबिन? सर ब्लड को रेड। ब्लड को रेड बनाता है, ओके। और कुछ इसका यूज? सर वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल सही कह रहा है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली जब आप सांस लेते हैं ना, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, आप जब सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन को अपने में बाइंड कर लेता है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के थ्रू
मसल्स में जाती हैं, ठीक है, आपके ब्लड के थ्रू मसल्स में जाता है, वो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लूज कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। और क्योंकि वहां पे मसल्स काम करती है, तो ऑक्सीजन जो होता है CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो CO2 को लेके चली आती है हमारे साथ, और लंग्स में आके CO2 छोड़ देती हैं, वो CO2 हम सांस से बाहर कर देते हैं। ये कहानी चलती रहती है भाई, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर गया, हवा अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन कार्बन हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ, और बाइंड होके ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंच गया। फिर ब्लड से जो ऑक्सीजन आया, सॉरी CO2 जो आया, वो हमने जब सांस छोड़ा तो वो निकल गया। ये कहानी चलती रहती है, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट आता है, इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, या फिर गलती से आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल कर दिया। समस्या क्या है ना कि हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर आपकी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन भी मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो आसानी से बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? वो बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट नहीं होता है। अगर वो बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा, तो अब आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो क्या हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसने तो CO को बाइंड कर रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। बात समझ में आ रहा है? और जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन आपके मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक से, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली जहरीली इन द सेंस पता नहीं चलता है आपको, कोई उसका न टेस्टलेस होता है ना ऑर्डरलेस होता है। वो टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है, मतलब ना तो उसका टेस्ट होता है ना तो कुछ ये होता है। तो आप अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या जैसे ही ज्यादा हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके मसल्स, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, और धीरे धीरे आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही बिल्कुल प्यार से, कोई समस्या नहीं होगी आपको। बात समझ में आ रहा? तो ये समस्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। बस इस फंडा सिंपल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से बाइंड हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से बहुत बढ़िया से बाइंड होता है, और बहुत बढ़िया से बाइंड होने की वजह से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। क्लियर है? ठीक है भाई? अरे भाई थोड़ा बोला बोला कीजिए यार, आप लोग बोलते नहीं है आप लोग। चलिए, डाइऑक्साइड की बात करें जरा, हम डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो एसिडिक नेचर का होता है। CO2 बनते हैं, CO2 बनता है, SiO2 भी बनता है, GeO2 भी बनता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। भाई आपने पढ़ा है, ऊपर से नीचे चलने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो ये तीनों आप कह सकते हैं नॉन मेटल है, एसिडिक होंगे इनके ऑक्साइड्स। और इसके बाद आता है टिन और लेड। तो टिन और लेड तो आ जाता है किसमें, आप बेसन गाल जीप पर आ जाता है कि नहीं।
यानी कि टिन और लेड जो होंगे SnO2 एंड PbO2 वो दोनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। SnO2 एंड PbO2 इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। क्लियर है? यानी कि अगर एसिडिटी ऑर्डर की बात करें, एसिडिटी ऑर्डर की बात करें अगर हम, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, CO2 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन SiO2, देन GeO2, देन SnO2 एंड देन PbO2। ऊपर से नीचे चलने पे एसिडिटी डिक्रीज होती है, ये कह सकते हैं। बेसिसिटी ये मत कहिए बढ़ती है, क्योंकि बेसिसिटी की तो बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात ये कह सकते हैं आप यहां से कि जो डाइऑक्साइड्स होते हैं वो मोनोऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होंगे। डाइऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन मोनो ऑक्साइड। डाइऑक्साइड जो होते हैं वो मोनोऑक्साइड से ज्यादा होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। और एक सिंपल सा रूल भी है, जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती है ना। जैसे अगर हम बात करें HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, अगर मैं एसिडिटी का ऑर्डर पूछूं यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन जो होता है HClO भी बनाता है, O2 भी बनाता है, O3 भी बनाता है और O4 भी बनाता है। इसको हम क्लोरिक एसिड कहते हैं, इसको क्लोरस एसिड कहते हैं। एक एसिड है ये, अस एसिड है, अस एसिड, ठीक है। अस एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल लीजिए तो उसको हम कहते हैं हाइपोअस एसिड। नाम भी समझा रहा हूं, हाइपोअस एसिड। और एक एसिड में एक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा दीजिए, पर इक एसिड, पर इक एसिड कहते हैं इसको। समझ में आई बात? ये नेमिंग होता है। तो HClO का क्या नाम होगा, हाइपोक्लोरस एसिड। बोलिए भैया, ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हाँ सर, क्लियर। क्या बात है। मैं भी सो जाऊंगा यार आप लोगों के साथ। सो तो नहीं ना रहे हैं? आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं, लेकिन नींद आने लगती है। एक्सरसाइज करने पे आदमी एक्टिव होता है, मुझे नींद आने लगती है। थोड़ा सा बोला कीजिए चाल के। ओम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ बेटा, ठीक है सब? हाँ सर। थोड़ा सा बोलना बोलना है यार, हाँ ना कुछ तो कहिए, कुछ तो लगे कि हाँ आप लोग कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। ठीक है ना सूरज? यस सर, यस सर। अरे भाई आप भी शांत हो गए हैं, मतलब शुरू में आप भी बोलते थे, आप भी शांत हो गए, क्या हो गया? हम्म डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? कौन सा है भाई ये इफेक्ट? चलिए, थोड़ा सा हाँ ना कुछ बोला कीजिए। हाँ तो देखिएगा, कोई भी जब एसिड बनता है तो एक अस एसिड होता है, एक इक एसिड होता है। जनरली जो ज्यादा पाया जाता है उसको जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको इक एसिड कहते हैं, और जो इक एसिड से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको अस एसिड कहते हैं। अस एसिड से अगर एक ऑक्सीजन घटा दीजिए तो उसको हम हाइपो अस एसिड, इक में एक बढ़ा दीजिए तो पर इक एसिड। तो पहले HClO का नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड।
HClO2 का नाम क्लोरस एसिड, HClO3 का नाम क्लोरिक एसिड, और HClO4 का नाम क्या हो जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। बोलिएगा। यस सर। ठीक है। हाँ, अब जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता है एसिडिटी बढ़ती है। ये नॉर्मल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये इनके ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर से हम रिएक्टिविटी की बात करें, वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग में, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन होता ही है, आपने देखा है कार्बन, हर चीज कार्बन से बनी है। अगर पानी से इफेक्ट पड़ता तो आपके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता, आप भी कार्बन के ही हैं भाई, है कि नहीं? अगर रिएक्शन होता कार्बन का तो पता चलता आप नहा रहे हैं और आप देख रहे हैं यार शरीर में तो रिएक्शन चल रहा है, सरफेस पे, आपके बॉडी के सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीन जो होते हैं अनअफेक्टेड बाय वाटर, वाटर के, वाटर से अनइफेक्टेड रहते हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। टिन रिएक्ट करता है लेकिन वो भी गर्म पानी से, स्टीम से। टिन, टिन देखा होगा आपने, जनरली आपने देखा होगा, जो आप पता नहीं, चलिए छोड़िए, लेकिन टिन जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और SnO2 बनाता है। टिन रिएक्ट्स विद स्टीम टू गिव SnO2 एंड हाइड्रोजन। मेटल है ना भाई, मेटल है तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, यानी कि Sn जो है वो H2O से रिएक्ट करके SnO2 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, दो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। टिन वाटर से रिएक्ट करके स्टीम होता है, वाटर मीन्स यहाँ पे स्टीम है, स्टीम से रिएक्ट करके SnO2 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेड भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसी तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन लेड के साथ समस्या एल्यूमिनियम वाली होती है। एल्यूमिनियम के साथ क्या समस्या थी? क्या समस्या थी भाई एल्यूमिनियम वाली? ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर। तो वही कहानी लेड के साथ भी है, लेड भी क्या करता है? ऑक्साइड लेयर बना देता है अपने ऊपर, और इसलिए लेड जो होता है फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। लेड जो होता है, lead is not, Pb is not affected by water due to formation of, रिएक्शन सेम होता है, फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड लेयर, PbO लेयर के बनने की वजह से। ठीक है, लेड ऑक्साइड के लेयर के बनने की वजह से लेड जो होता है वो, और लेड है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी कि Pb वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? PbO प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये PbO जो होता है सरफेस पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाता है, आगे नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जरा रिएक्टिविटी की बात कर लें। हाइड्रोजन से अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं। ये तो आपने जानते ही है, CH4 C2H6 तमाम तरह के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, है कि नहीं। कार्बन जो होता है बहुत सारे हाइड्राइड फॉर्म करता है, मतलब आप कह सकते हैं इनफाइनाइट हाइड्राइड फॉर्म करता है, ठीक है। और उसके हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर तो टिकी हुई है भाई साहब, है कि नहीं, बताइएगा। यस यस सर। बिल्कुल। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसको हम, कार्बन के हाइड्राइड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन हाइड्राइड बनाता है, सिलिकॉन इतना ज्यादा हाइड्राइड नहीं बनाता है जितना कि कार्बन बनाता है। कार्बन बहुत ज्यादा बनाता है, सिलिकॉन भी बनाता है लेकिन सिलिकॉन थोड़ा सा कम बनाता है। सिलिकॉन फॉर्म्स लिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्राइड। और सिलिकॉन के हाइड्राइड को, जैसे कार्बन के हाइड्राइड, कार्बन का जो हाइड्राइड होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कहते हैं ना, वैसे सिलिकॉन के हाइड्राइड को कॉल्ड सिलेन, सिलेन कहते हैं। सिलिकॉन के हाइड्राइड को हम सिलेन कहते हैं। इज इट क्लियर। कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं सिलिकॉन के हाइड्राइड से, ठीक है। हाइड्राइड्स खोल दो, देखो क्या कर रहा है। हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज, हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज more stable, more stable than क्या हो गया शिवा, इधर आओ, क्या कहना। क्लास में कोई नहीं पढ़ा रहा, क्यों। क्योंकि अभी पढ़ाना स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी पढ़ाना ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। सब पढ़ने में लगे और मैम पता नहीं क्या करने लगी। मैं चलिए भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाइड्राइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं सिलिकॉन, सिलेन से, ठीक है ना, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो कार्बन के हाइड्राइड यानी कि CH4 ज्यादा स्टेबल होगा देन SiH4, सिलिकॉन का हाइड्राइड, देन कार्बन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम हाइड्राइड, देन टिन हाइड्राइड एंड देन लेड हाइड्राइड PbH4। PbH4 तो वैसे भी बनता भी नहीं है, मतलब इतना अनस्टेबल होता है। तो लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कार्बन का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है। बहुत यस ही सर। इंपॉर्टेंट एक तरह का रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है जरा बताएंगे आप लोग, प्रकाश डालेंगे, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, बताइए भाई कुछ हाइड्रोलिसिस के बारे में। आपने इन और आयनिक में पढ़ा है हाइड्रोलिसिस, पढ़ा है भाई, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस। बोलिए बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे। अरबाज क्या होती है हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ रिएक्शन। और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देना,
CH3COONA की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा? खवाले सर वो अपने अपने आयंस में स्प्लिट होगा ना? बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। इसको तो डिसोसिएशन कहते हैं। आयंस में अगर अपने अपने आयंस में टूट गया तो इसको तो डिसोसिएशन कहते हैं बेटा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताइएगा। अदिति, सर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COONA का वाटर से रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? NaOH और सही कह रहे हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर CH3COONA का वाटर से मैंने रिएक्शन करा दिया तो ये बन जाता है CH3COOH और NaOH। हालांकि NaOH बनता नहीं है, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉल्ट सॉल्ट से फिर से एसिड और बेस बना देने की प्रक्रिया बाई वाटर को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। वाटर उसको ब्रेक करके जिससे जहां से बना था वहां पे फिर से आ जाए। जैसे आप कहते हैं ना एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस हाइड्रोलिसिस होता है। बोलिएगा जरा, ठीक है? यस भाई ठीक है सर। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर उसको तोड़ दे और उसके साथ जुड़ जाए, जुड़ भी जाए, ये बड़ा जरूरी है। नेगेटिव के साथ H प्लस जुड़े और जो पॉजिटिव है उसके साथ OH माइनस जुड़ जाए, इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एंड बेसिकली हाइड्रोलिसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों भाई, याद आई बातें, चीजें याद आ गई? ठीक है। तो यहां पे तो जो हाइड्रोलिसिस पढ़ा था हमने, आयनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की भी हाइड्रोलिसिस होती है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो CH3CO के साथ OH जुड़ जाएगा और Cl माइनस के साथ H जुड़ जाएगा। दिस इज अगेन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? दिस इज अगेन हाइड्रोलिसिस। ठीक है। यस सर। ऐसे ही सिलिकन SiH4 का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या बनेगा जरा बताइए तो? क्या बनेगा? सिलिकन से OH जुड़ जाएगा। सिलिकन प्लस, सिलिकन यहाँ पे प्लस में है, H यहाँ पे माइनस में है। सिलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 1.8। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब जो पॉजिटिव है वो वाटर के OH से जुड़ के क्या बना दे? SiOH4। और नेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देगा? H2 बन जाएगा। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलेन। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिलेन की हाइड्रोलिसिस करनी है। ठीक है।
समझ में आ रही है बात क्या कहना चाहता हूं? सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन है। बताइएगा हाँ ना, समझ में आई बात, नहीं आई? यस सर। यस सर। यस ओके। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात होती है हाइड्रोलिसिस के केस में। कार्बन यानी कि CH4 या कार्बन के कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, कार्बन की लेकिन नहीं होती है। ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोलाइज होते हैं लेकिन कार्बन हाइड्रोलाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिएगा जरा। हाइड्रोलिसिस होता कैसे है पहले वो देख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कभी भी कैसे होता है? कभी भी हाइड्रोलिसिस, आयनिक हाइड्रोलाइसिस को छोड़ दीजिए। आयनिक हाइड्रोलिसिस तो आसान है, टूट जाएंगे अपने मन से, और फिर वाटर भी टूट जाएगा और जुड़ जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस जो होती है, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस होती है, कैसे होती है जरा उसको समझें। तो होता ये है कि वाटर है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और SiH4 के पास, सिलिकॉन के पास होता है खाली ऑर्बिटल। हाइड्रोलिसिस का यही फंडा है बेटा। हर बार ऑक्सीजन अपना लोन, वाटर अपना लोन पेयर सबसे पहले इसको देता है, और जब देगा तो क्या बनेगा? Si से 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक OH2 प्लस जुड़ जाएगा। OH2 जब जुड़ेगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, सिलिकॉन पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिलिकॉन क्या करना चाहता है? अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देना चाहता है। हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलिएगा। आएगा। ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करना चाहता है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा ही अनस्टेबल होता है, तुरंत कहता है भैया हाइड्रोजन तुम भगो यहां से, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देके तुम चुपचाप निकल जाओ यहां से, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज तो बियर नहीं कर सकता हूं। तो यहां से टूटता है H+। अब H+ प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो हाइड्रोजन इससे जुड़ने की कोशिश करता है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है। सिलिकॉन भी कहता है भैया हाइड्रोजन निकलो तुम, हम नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन को निकालता है। वो हाइड्रोजन H नेगेटिव H+ के साथ जुड़ के हाइड्रोजन H2 प्रोड्यूस करता है और सिलिकॉन से OH जुड़ जाता है, और यही प्रोसेस 4 बार होता है। समझ में आया? क्यों भाई, आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर। कुछ कुछ आया। तो ये बताइए हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज होगा तभी हाइड्रोलिसिस होगी? बोलिए भाई। वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल का होना जरूरी है हाइड्रोलिसिस के लिए। जब भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस होगी, तो जब मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो खाली ऑर्बिटल का होना जरूरी है, नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अब कार्बन कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में कोई डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है कि नहीं? डी ऑर्बिटल कहां से शुरू होते हैं? थर्ड से। क्यों भाई? तो कार्बन के पास चूंकि कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ऑक्सीजन उसको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, इसलिए कार्बन जो होता है हाइड्रोलाइज नहीं होता है, जबकि सिलिकॉन बड़े ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में थोड़ी सी और फास्ट हो जाती है। बेसिक मीडियम मतलब बेस जो होता है कैटेलाइज्ड कर देता है हाइड्रोलिसिस को। बात समझ में आया?
ठीक है, हाँ सर। लिखिएगा सिलेन्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड रिडली हाइड्रोलाइज्ड इन एल्कलाइन मीडियम में ये बड़े ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, SiOH4 बन जाता है। ठीक है, क्लियर है, बोलिएगा। यस सर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी नहीं होती है, रीजन क्या है? हाइड्रोलिसिस होने का सिंपली एक रीजन है, क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल का ना होना या वैकेंट ऑर्बिटल का ना होना। तो जनरली जो भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। न होने का रीजन एक ही है कि उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। बताइएगा, बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, हैलोजन से रिएक्टिविटी की बात करें तो हैलाइड भी इसके जब बनते हैं तो भाई +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, तो +2 वाला भी हैलाइड बनता है, +4 वाला भी हैलाइड बनता है, यानी कि डाई हैलाइड भी बनाते हैं, टेट्राहैलाइड भी बनाते हैं, है ना? ऊपर से नीचे चलने पे टेट्राहैलाइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। रीजन? सर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती है भैया। तो ऊपर से नीचे चलने पे +4 यानी कि टेट्राहैलाइड बनाने की टेंडेंसी घटती है, डाईहैलाइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। लेड जो होते हैं PbCl4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनाता ही नहीं है, PbCl4 नहीं बनता है, PbCl2 बनता है, या बनता भी है तो तुरंत चाहता है कि वो Pb+2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कार्बन डाइक्लोराइड नहीं बनाता है जनरली, क्यों नहीं बनाता है बेटा? कार्बन CCl2 एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, CCl2 एक लोन पेयर होगा, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या कहते हैं इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को? अरबाज क्या कहते नहीं हैं? पता सर। कार्बीन का नाम सुना है कभी? CH2 का नाम सुना है? कार्बीन कहते हैं इसको, हम कहते हाँ हैं सर। डाइक्लोरोकार्बन। नाम सुना है कि नहीं? हाँ यस सर। सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, बहुत ही फेमस है। कुछ ही तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, और फिर कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, है कि नहीं? यही 6 तो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ते भी हैं, जिसमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों के अलावा ये तो ऐसे वाले हैं जिन पे चार्ज, मान लीजिए कार्बोकटायन, कार्बन आयन पे चार्ज होता है, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है?
बेंजाइन कुछ ऐसा होता है भाई, दिस इज बेंजाइन, इसको हम बेंजाइन कहते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजाइन। ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा, याद रखिएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है लेकिन ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो समझ रहा है ना, कार्बन का डाइक्लोराइड जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसका क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाहता हूं आपसे, यहां से मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कुछ समझ रहे हैं? कार्बन का डाइक्लोराइड बहुत ही अनस्टेबल होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल होता है ना भाई, क्यों? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो कार्बन का डाइक्लोराइड बहुत ही अनस्टेबल होता है, यानी कि ऊपर वाला डाइक्लोराइड नहीं बनाता है और नीचे वाला टेट्राक्लोराइड नहीं बनाता है। समझ रहे हैं बात को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार जनरली पूछा जाता है। रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन, ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, शायद कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, कोलबे रिएक्शन भी होता है, ठीक है। उसमें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए खैर, देखिएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, बड़ा ही एक कॉम्प्लीमेंट्री है ऑर्गेनिक के लिए। अगर ऑर्गेनिक को आपको अच्छी तरह से समझना है तो इनऑर्गेनिक का नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, अच्छा ठीक ठाक नॉलेज। बात समझ में आ रहा है? तब आपको चीजें समझ में आएंगी, खाली ऑर्बिटल समझ में आएगा, क्यों ये कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है, जैसे AlGl3 यूज करते हैं, रिवर डिमैन रिएक्शन, ठीक है, वहां पे AlGl3 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, उसका जवाब ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, या वहां पे दिया जाता है, लेकिन मतलब रिलेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बात समझ में आया? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिना इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक भी अधूरी है। समझ रहे हैं बात को? सो द मेंबर्स of this group form two type of halide, दो तरह के हैलाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है दैट इज डाई हैलाइड, जिसको हम कहते हैं MX2 टाइप का, और दूसरा जो होगा दैट इज नोन एज टेट्राहैलाइड या फिर MX4 टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, लेड जो होता है वो डाइहैलाइड बनाता है क्या? नहीं बनाता है। लेड सॉरी टेट्राहैलाइड नहीं बनाता। लेड डू नॉट फॉर्म टेट्राहैलाइड, या फिर ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत लिखिए, रुक जाइए, बनाता है ऐसा नहीं है, नहीं बनाता है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होता है लेड। इसको आप दूसरे तरीके से लिखिए, लेड टेट्राहैलाइड्स आर वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। लेड के टेट्राहैलाइड्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इतने अनस्टेबल होते हैं कि जनरली कई बार एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। आयोडीन जैसे फॉर एग्जांपल PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। PbCl4 एग्जिस्ट करता भी है, अनस्टेबल होता है, लेकिन PbI4 तो इतना अनस्टेबल होता है कि डू नॉट एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट भी नहीं करता है लेड का टेट्राहैलाइड, ठीक है। ओके, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है ये तो आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आयोडीन के साथ बॉन्ड इतना वीक है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और बॉन्ड बनने पे उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, है कि नहीं? पढ़ा है ना भाई ये चीज, बोलिएगा। इनर्ट Yes, पेयर sir. इफेक्ट याद है ना भाई, एस इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद 4 बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। आयोडीन का वैसे भी साइज इतना बड़ा है कि बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगी और इसलिए PbI4 तो एकदम नहीं बनता है, ठीक है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड decreases moving down the group, मूविंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे चलने पे टेट्राहैलाइड्स की स्टेबिलिटी, टेट्राहैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि CCl4 या CX4 कहिए, जनरलाइज लीजिए, CX4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन SiX4, देन GeX4, देन SnX4 बहुत ही अनस्टेबल होगा, PbX4 बहुत ही अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ सर। Yes, sir. PbX4 जो होता है, टेट्रा आयोडाइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन डाइक्लोराइड एग्जिस्ट करता भी है, डाइफ्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है, सॉरी टेट्राक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, टेट्राफ्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो खुद को बड़ा जल्दी रिड्यूस करना चाहता है, लेड +4 में नहीं रहना चाहता है, यानी कि लेड +4 से +2 में जाना चाहता है, खुद को रिड्यूस करना चाहता है। और खुद को रिड्यूस करने का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और इसलिए PbX4 जो होंगे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbX4 आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और PbX4 जो होता है वो खुद PbX2 में जाना चाहता है और हैलोजन रिलीज करना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल्स के हैलाइड आयनिक होते हैं, तो ऊपर से नीचे चलने पे आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा, है कि नहीं? बोलिएगा। ऊपर से नीचे चलने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि ऊपर के जितने भी हैलाइड्स होंगे सारे कोवेलेंट होंगे। लिखिएगा, दीज 14th group elements halide are covalent in nature except SnF4 and PbF4 PbF4। ऑब्वियसली भाई जब कैटायन का साइज बड़ा होगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। फजान रूल याद है ना? याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। बाकी सारे हैलाइड्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस होती है उनकी, CCl4 की नहीं होती है। अभी आपने पढ़ा CCl4 या CX4 कोई भी, CCl4 डज नॉट
अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू, किसकी वजह से? डी ऑर्बिटल्स के एब्सेंस की वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से, ठीक है। SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होती है, SiCl4 गेट हाइड्रोलाइज्ड, SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है। और SiCl4 की हाइड्रोलिसिस से बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, आगे बढ़ेंगे सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन्स बनाते हैं ये, सिलिकॉन क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन बनता है ना, कार्बन के लिए कीटोन बनता है, सिलिकॉन के लिए क्या बनता है? सिलिकॉन बनता है। हालांकि स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर? ये सोचिए, ये हम देखेंगे। CCl4 जो होगा वो लुईस एसिड जैसा भी बिहेव नहीं करेगा। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन के हैलाइड्स, जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम के हैलाइड, बाकी उधर वाले तो, लेकिन जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम के हैलाइड्स जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। कार्बन के हैलाइड्स लुईस एसिड बिहेव नहीं करते हैं, लुईस एसिड जैसा। रीजन क्या है? रीजन क्या है बेटा? सिलिकॉन के हैलाइड लुईस एसिड जैसा बिहेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, जरा बताइएगा। कार्बन, भाई लुईस एसिड जैसा बिहेव करने के लिए क्या होना चाहिए उनके पास? सर वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास होता नहीं है, सिलिकॉन के पास होता है। इसलिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन CCl4 जो होता है लुईस एसिड के जैसा बिहेव भी नहीं करता है। CCl4 डू नॉट बिहेव एज लुईस एसिड, लुईस एसिड जैसा बिहेव नहीं करता है, ड्यू टू अगेन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल की वजह से। बात समझ में आया? ठीक है। CCl4 का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही हैवी होता है। जैसे कई बार आग वाग लग जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे गांव में लोग क्या करते हैं, मिट्टी फेंकते हैं या बालू फेंकते हैं, आग ढक जाए, उसको ऑक्सीजन ना मिले, है कि नहीं? मान लीजिए आग लगी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है, आपने इसको मिट्टी से ढक दिया, अब क्या होगा? आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, बुझ जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यस है कि सर। नहीं? तो जैसे कई बार आग को बुझाने के लिए मिट्टी फेंकी जाती है, वैसे आग को बुझाने के लिए CCl4 का भी छिड़काव किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है। हैवी होता है, ढक लेता है, नॉन कंबस्टिबल लिक्विड भी होता है, ये खुद जलता नहीं है, और जो भी जल रहा है उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, और अगर लेयर बन जाएगी तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, बर्निंग हो नहीं पाएगी, है कि नहीं? इसलिए इसका इस्तेमाल एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है। CCl4 का इस्तेमाल एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, यानी कि CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर extinguisher due to its heavy non combustible
लिक्विड, नॉन कंबस्टिबल लिक्विड होने की वजह से, ठीक है। ओके, एक चीज और, SiF4 है मान लीजिए, इसका HF से रिएक्शन करा दें, तो ये भाई सिलिकॉन जो है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो दो फ्लोराइड आयन को वो लेके SiF6 2- बना सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे SiF4 कैसा बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड जैसा, और यहाँ पे F- उसको अपना लोन पेयर दे रहा है ना। लेकिन SiCl4, अगेन SiCl4, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, HCl के साथ रिएक्ट करके SiCl6 2- नहीं बनाता है, नहीं बनता है, बनना चाहिए था। जैसे SiF4 2HF के साथ रिएक्ट करके SiF6 बना रहा है, वैसे SiCl6 भी बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। रीजन ये होता है कि क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है, सिलिकॉन का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, और उसके अराउंड 6 क्लोराइड बड़े बड़े आयन उसको घेर देना, समझ रहे हैं ना, इनके बीच में रिपल्सन होगा और जिसकी वजह से अनस्टेबल नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में। सिलिकॉन का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा न होने की वजह से क्या होगा, उसके अराउंड 6 क्लोराइड आयन नहीं आ पाएंगे, ठीक है। यानी कि SiCl4 डू नॉट फॉर्म SiCl6 2-, ठीक है, बिकॉज पहला रीजन सिलिकॉन का साइज बड़ा है, छोटा है, सॉरी, Si+4 इज स्मॉल इन साइज इनका छोटा होता है, जिसकी वजह से 6 क्लोराइड आयन इसके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और चूंकि साइज छोटा है इसलिए इंटरेक्शन भी बड़ा वीक होता है, इंटरेक्शन बिटवीन Si+4 एंड Cl- इज वीक, बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, और इसकी वजह से ये नहीं बनता है। इज इट क्लियर, ठीक है भाई, बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन बोलिएगा। नो सर। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है एनॉमलस बिहेवियर। अगेन कार्बन भी तो एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, तो कार्बन भी तो एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन भी थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा बाकी सबसे, ठीक है। क्यों शो करता है कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, वही घिसा पिटा रीजन है कि नहीं, वही घिसा पिटा रीजन, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो सबसे पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्या, तीसरा क्या होगा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होता है इनमें, और चौथा भाई साइज छोटा है तो इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसकी वजह से ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। इज इट क्लियर, कोई एनॉमलस बिहेवियर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे आप लोग, कोई एक ऐसा बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर। सर कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
कैटनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन जो होता है मतलब कैटनेशन बाकी सिलिकॉन भी शो करता है, ऐसा नहीं है, सल्फर भी कुछ कैटनेशन शो करता है उधर, फास्फोरस भी थोड़ा सा कुछ कैटनेशन शो करता है, लेकिन कार्बन का तो कैटनेशन पावर का जवाब ही नहीं है। मतलब लाखों करोड़ों अरबों जोड़ दीजिए कार्बन कार्बन और बड़ा ही स्टेबल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कार्बन की कैटनेशन पावर काफी ज्यादा होती है, ये एक है। और भी बहुत सारी चीजें अभी आपने देखा, जैसे कुछ एनोमलस बिहेवियर तो ऊपर ही देख लिया है आपने, हाइड्रोलिसिस नहीं होती है कार्बन के कंपाउंड की, CH4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में अब आज नहीं करेंगे हम अब बात करेंगे कल। कौन कौन सी एनोमलस बिहेवियर इनका होता है उसके बारे में हम अब कल बात करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा कम ही रहे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? बताइएगा, ठीक है? यस सर। पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, प्रॉब्लम्स खूब कीजिए, ठीक है? ओके यस सर। ओके, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।